हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करते हैं। जैसा कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना पार्ट 1 हो चुका है। आज पार्ट 1 में हमने चर्चा सिर्फ किया था दिल्ली सल्तनत पर। आज उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए लेकर के चलेंगे। जो दिल्ली सल्तनत इसका चैप्टर है नहीं। दिल्ली सल्तनत एक हम लोग इससे पहले पढ़ने वाले हैं। आज जो भारत में मुगल सत्ता की स्थापना जो है, इसमें जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में इसलिए थोड़ा सा हमने जानकारियां दे दी लेकर के कि क्योंकि ये जो मुगल थे, ये जो वंश है, ये 5 ठो वंश है इस सल्तनत में। गुलाम वंश, जिसे हम लोग मामलुक वंश, इलवरी वंश, उस और खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, इस प्रकार का जो ये है, ये सभी को हमने जो है इस प्रकार से देखा है। और इसी प्रकार से हमने बताया था आपको कि जो ये भारतीय इस्लामिक जो वास्तुकला था, इसमें इसका बढ़ावा मिला था। साथ ही साथ आज का जो क्लास है, हम लोग विशेष करके जो है इसी पर हम लोग आधारित जो मुगल वंश की भारत में आया कैसे, इस पर हम लोग जा करके ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे और हम लोग सीधा इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको मन में ये उठता होगा कि जो मुगल भारत में आया कैसे। सर्वप्रथम हम लोग यही जानते हैं कि जो मुगल भारत में कैसे आया, क्योंकि इससे पहले जो था ये दिल्ली सल्तनत का काल था। इसमें ये जितने भी अभी हम लिखाए हैं, ये सभी जो है यहाँ शासन कर रहा था। अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। दिल्ली सल्तनत के पश्चात में क्या होता है कि जब दिल्ली सल्तनत का काल था, दिल्ली सल्तनत को मुगल ने क्या करता है कि इसे हरा देता है। अब इसके बाद होता क्या है कि ये जो मुगल वंश यहाँ अब अपना जो है सत्ता को स्थानांतरित करना स्टार्ट कर देता है। और भारत में मुगल राज्य की स्थापना जो है, बाबर आकर के एक जाकर के व्यक्ति होता है, ठीक है, जिसका नाम बाबर रहता है। ये बाबर मुगल वंश का सबसे प्रभावी शासक रहता है। ये आकर के और यहाँ जो है अपनी सत्ता को स्थानांतरित करता है। तो हम जो पहले चर्चा करेंगे वो होगा बाबर। बाबर होगा। ये 1526 ईस्वी में आता है। और उसके जो ये बाबर आता है, तो ये अपना जाकर के यहाँ सत्ता को हस्तांतरित करना स्टार्ट करता है। लेकिन होता क्या है, ये तो मुगल वंश की स्थापना कर देता है। तो हम लोग बाबर के बारे में सबसे पहले जानेंगे, तो ये स्थापना करता है, तो इसे संस्थापक भी कह सकते हैं। बाबर को हम लोग संस्थापक भी, मुगल वंश के जो संस्थापक के रूप में हम लोग बाबर को जानेंगे। अब होता क्या है, अब बाबर के बाद इसका उत्तराधिकारी होता है। बाबर के बाद क्या होता है कि इसका उत्तराधिकारी जो होता है, इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र होता है। अब हम लोग लिखेंगे बाबर के जो है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का अर्थ होता है कि सत्ता को संभालने वाला, किसी वंश, किसी राज्य के अगर कोई शासक है और अगर वो अब जो है सो अगर सत्ता नहीं संभाल पाता है, तो उसका जो पुत्र होता है वो सत्ता संभालता है। तो बाबर का जो पुत्र था, बाबर का पुत्र जो था
वो पहला था हुमायूं। दूसरा अकबर। थर्ड में हम लोग आएंगे तो जहांगीर होता है। और जो चौथा होता है वो शाहजहां। 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 और अंतिम जो होता है ये बड़ा ही खतरनाक होता रहता है। ये जो अंतिम इसका छोटा लड़का है ये बड़ा खतरनाक रहता है, जिसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो मुगल वंश के संस्थापक बाबर, अब इसके पुत्र पांच ठो, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। हम लोग इस प्रकार से इसे रटेंगे। हम लोग इसको इसी प्रकार से पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम जब मुगल वंश की स्थापना होती है तो मुगल वंश के सर्वप्रथम जो स्थापना करता है वो बाबर करता है। 1526 ईस्वी में इन्होंने स्थापना किया। उसमें उसके बाद इसका जो है पुत्र आता है, और ये पुत्र जो है इसके सत्ता को संभालता है। तो ये पुत्र जो होता है हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब। अब आगे जो बात है अब कह रहा है कि लगभग समस्त भारत पर अपनी सत्ता स्थापित कर मुगलों ने एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की। इन्होंने पूरे भारत पर इसने पूरे भारत पर जो है उस समय, यहां थोड़ा सा हम लगा देते हैं, श्रीलंका यहां है। पूरे भारत पर जो है ये शासन करता है। ये लोग पूरे भारत पर ये शासन करता है। इसको हम लोग नॉर्थ कहते हैं, नॉर्थ रेंज कहते हैं, जिसमें आपको अफगानिस्तान पाकिस्तान हो जाता है। इधर जाकर के ऐसे करते हुए हमारे पंजाब वगैरह ये सब रेंज में आ जाता है। और इस साइड में जो ये पहुंचता है तो ये जो है साउथ भारत, साउथ इसमें जिसमें श्रीलंका वगैरह, और ये ईस्ट हो जाता है और ये वेस्ट हो जाता है। तो हमारे पूरे भारत पर ये जाकर के शासन करता है। अब हम लोग आगे बढ़े तो, और इस समय इसके समय जो क्या होता है कि ये लोग तो इससे पहले जो क्या कहते हैं दिल्ली सल्तनत के जो जितने भी जाकर के शासक हुए, उसी में एक महान दिल्ली सल्तनत में ही एक महान महिला हुई थी शासिका, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया रजिया सुल्ताना नाम था उसका। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो था ये दिल्ली सल्तनत के समय, यहाँ इसमें नहीं आएगी, ये दिल्ली सल्तनत के समय का था जो ये प्रथम महिला शासिका बनती है। इससे पहले कोई जाकर के शासिका नहीं थी। यही जो है
अपने पर्दा प्रथा को त्याग देती है और जो है ये शासिका बनती है। अब जो है आगे आता है तो ये लोग जाकर के मुगल जो थे पूरे भारत में आता है और ये जाकर के अपना फैल जाता है, पूरे भारत में शासन करता है। और उसके बाद क्या होता है 1707 ईस्वी में मुगल वंश के जो अंतिम महान सम्राट थे वो औरंगजेब थे, सॉरी बहादुर शाह जफर, ये मुगल वंश के शासक थे। जबकि ये जो किसको हरा देता है, सॉरी बहादुर शाह तो बाद में आता है, औरंगजेब रहता है। औरंगजेब जिसको ये यही लास्ट वाला जो औरंगजेब होता है ये 1707 में यही व्यक्ति होता है। और उसके बाद जो है यहां से इसका सत्ता समाप्त हो जाता है मुगल वंश का। अब होता है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के आरंभ होते ही मुगलों की रही सही शक्तियां जो होती है ये भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि जब अंग्रेज आ जाता है तो ये मुगल लोग जो था इसके पास में भी ये भी आधुनिक था, इसमें भी जो है कुछ तोपची वगैरह सब था, मगर जितना यूरोपवासी विकसित था ये लोग विकसित नहीं था। जिसके वजह से क्या होता है कि जो जहां मुगल की सेना लाठी डंडा और बहुत से बहुत होता था तो क्या कहते हैं तीर कमान से लड़ता था। और इसमें सेना था कौन, इसमें तो जितने भी सेना था ये जाकर के भारतीय था, जिसको लड़ने के लिए जो है ये डंडा के अलावा और कुछ था ही नहीं, यहाँ हथियार वगैरह था ही नहीं। तो ये लोग जाकर के यहाँ लड़ता है और हार जाता है और धीरे धीरे अंग्रेज जो है ये क्या करता है भारत में प्रवेश कर जाता है और इसको जो है औरंगजेब रहता है इसको भी जाकर के क्या करता है कि सत्ता उखाड़ करके फेंक देता है। अब आता है औरंगजेब के बाद जो है अब एक लास्ट जो है शासक आता है जिसका नाम होता है बहादुर शाह जफर। लास्ट शासक होता है ये इस सबको तो भगा देता है। अब एक लास्ट शासक आता है जिसका नाम होता है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर बहादुर शाह जफर जो है ये लोग आता है। अब बहादुर शाह जफर 1857 के जो विद्रोह होता है 1857 की क्रांति 1857 की जो क्रांति होती है विद्रोह होता है इसमें क्या होता है कि जो ये अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को गद्दी से हटाकर भारत में मुगल वंश के शासन सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। यहाँ ये लोग जो है लड़ते हैं जिसमें से जो है बंगाल बिहार यहाँ सब जितने भी जाकर के पूरे भारत के लगभग जाकर के जो उत्तर भारत के नॉर्थ इंडिया के जितने भी जाकर के सम्राट थे ये लोग जाकर के मिल करके एक विद्रोह करता है। ये 1857 की क्रांति होती है। और इस समय क्या हो जाता है कि जो अंग्रेज से ये लोग तो लड़ता है खूब जोर से जो है लड़ता है मगर ये लोग हार जाता है। अब यहाँ हारने के बाद अंग्रेज कहता है कि अब इसको जो पेंशन वगैरह दे रहे हैं इस ये भी बंद कर देते हैं और वहां से इसको पेंशन वगैरह भी बंद कर देता है और इसको अरेस्ट कर लेता है और जेल में रख देता है बहादुर शाह जफर को। और वह यहीं से मुगल का नामो निशान मिट जाता है।
अब अगला जो आता है, अब इस बात से हम लोग ये जानते हैं कि जो भारतीय इतिहास है, मुगल राज्य के उत्थान एवं पतन भारतीय इतिहास क्रम की महत्वपूर्ण धारा है। जब मुगल आया भारत में और जब मुगल की जो है विदाई हो गई, यानी कि अंग्रेज के द्वारा इसे जो है सो भगा दिया गया, इसके ये जो क्रम है, इस बीच का जितना भी काम हुआ है, ये काम जो है भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जाकर के समय माना जाता है। इसमें बहुत कुछ हुआ और मुगल जो था ये फारसी था, ये लोग जाकर के यहाँ आकर के जो है इसको रूपांतरित किया, बहुत कुछ को इन्होंने जो है निर्माण भी किया। अब हम लोग को आ जाता है मुगल कालीन इतिहास के स्रोत जो है, अब इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हेडिंग देते हैं, मुगल कालीन इतिहास के स्रोत। अब होता क्या है, अगर इंग्लिश में हम लोग लिखना चाहें, इंग्लिश के बच्चों के लिए, तो ये भी हम लिख देते हैं, द सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ द मुगल। अब यहाँ क्या होता है कि हम लोग अब जब मुगल कालीन इतिहास के स्रोत पढ़ते हैं, स्रोत मतलब होता है कि ये कहाँ कहाँ से जो है कि जो है इसके मुख्य धारा को लाया गया, या ये कहाँ कहाँ से जो है हम कलेक्शन किया गया है। तो हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये लोग तो करके चला गया, मगर उस समय उतना व्यवस्था नहीं था, उतना लेखन की तो विधि थी, ये लोग फारसी में लिखता था, मगर जो है बाद में जब विकास हुआ तो यहाँ जो है हम लोग को ये जानकारी मिलेगी कि इसको कहाँ कहाँ से जो है सही डेटा, डेटा स्रोत मतलब डेटा, ये हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं। कह रहा है कि तुर्क अफगान शासनकाल की तुलना में मुगल कालीन इतिहास के स्रोतों की संख्या अधिक है। जो तुर्क लोग थे, तुर्क कौन थे? जो दिल्ली पर शासन करता था, और कहा जाता है कि जो दिल्ली पर शासन करता है वो पूरे भारत पर शासन कर लेता था। ये लोग जब पूरे भारत पर शासन करता था, दिल्ली पर शासन करने वाले, जो दिल्ली पर शासन करने वाले लोग थे, जो दिल्ली पर शासन करने वाले लोग थे, ये पूरे भारत पर शासन करता था। तो जिसमें से आपको इससे पहले हमने दिखाया है। तो इसके बाद क्या होता है कि ये लोग पहुंचता है, तो ये लोग जो थे तुर्क थे। अब मुगल जो आता है, तो तुर्क अफगान शासन के तुलना में मुगल कालीन इतिहास के स्रोतों की संख्या अधिक है। तुर्क अफगान काल में इतिहास लेखन की जो परंपरा आरंभ हुई थी, वह मुगल काल तक आते आते अत्यधिक विकसित हो गई थी। उस समय जो शासक था, अंतिम जो हम लोग शासक देखे थे, आपको उस समय बताए थे कि ये जो लोदी वंश था, एक वंश आया था लोदी वंश। बारीकी से समझेंगे हम लोग।
इसीलिए हमने जो आपको क्या कर दिया था कि जो आपको वो जितने भी जाकर के शासक था इसके बारे में हमने आपको लिखा दिया। जो दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे, क्योंकि यहाँ हम थोड़ा सा इस पर फिर चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे, तो इसमें एक वंश आता है। लास्ट में आप लोग देखे होंगे कि जो एक वंश था, पांचवा जो था वो था लोदी वंश। ये अफगान शासक था, अफगान जलेबी। ये अफगान शासक था। अब होता क्या है कि जो जब लोदी वंश की लोदी वंश जो थे दिल्ली सल्तनत में जो है ये जो लास्ट वंश था वो लोदी वंश था जो अफगान शासक था। अब उसके बाद जाकर के जो आता है तुर्क अफगान शासन की तुलना में मुगलकालीन इतिहास के स्रोतों की संख्या अधिक है। तुर्क अफगान में इतिहास लेखन की जो परंपरा आरंभ हुई थी वह मुगल काल तक आते आते अत्यधिक विकसित हो चुकी थी। इस समय फारसी और विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनेक ग्रंथ लिखे गए जिनमें मुगल कालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। जो इस समय ग्रंथ लिखा गया था उस ये जो है बहुत सारा ऐसा आपको उस समय मिलेगा जो मुगल कालीन इतिहास के बारे में बताता है। मुगल काल में भारत में अनेक यूरोपीय व्यापारी कंपनियों भी स्थापित हो चुकी थी। मुगल काल के समय में जो जितने भी जाकर के आपको व्यापारी कंपनियां थी, यूरोपीय व्यापारी कंपनियां, जो यूरोप इसी समय में यूरोपवासी जो है भारत में आना स्टार्ट किया था, यूरोपीय कंपनियां। यूरोपीय कंपनियां इसी के समय में जो है भारत में आता है। अब आगे हम लोग जब बढ़ जाते हैं तो देखते हैं कि इस काल में अनेक यूरोपीय यात्री एवं व्यापारी भी भारत में आए। मुगल काल में बहुत सारे यात्री और व्यापारी, इस समय बहुत सारे यात्री और व्यापारी भारत में आया था। अब आगे हम लोग जब बढ़ जाते हैं उन लोगों ने अपना यात्रा विवरण लिख कर छोड़ा है। इससे हमें जो है क्या मिल जाता है, मुगल काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाता है। ये लोग भारत में आए और यहाँ आकर के मुगल, क्योंकि उस समय शासन जो था मुगल का शासन था, तो ये लोग जो भारत में आता था तो ये लोग क्या करता था, अपना अपना वर्णन जो है यहाँ करके जाता था। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि पुरातात्विक सामग्री भी इतिहास पर प्रकाश डालती है। लेकिन अब देखिए जब हम लोग पुरातात्विक की बात करते हैं तो जितने उस समय जाकर के कलाकृतियां वगैरह सब बना था, जिसमें मूर्तियां बना था, जितने गुंबज वगैरह मस्जिद ये सब जाकर के बनाया गया था, मंदिर वगैरह बनाया गया, बहुत सारे मंदिर को तोड़ा भी गया और बहुत को बनाया भी गया। तो ये सारे के सारे जो है उस समय बना था और उससे ये पता चलता है कि मुगल के कालीन इतिहास में जो मुगल लोग कैसे थे, ठीक है, उसके रहन सहन कैसा था, वो लोग जो है भारतीयों के प्रति कैसे व्यवहार करते थे, क्या थे, ये सारा जो है इससे जानकारियां मिलती है। अब हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो कहा जाता है लेकिन साहित्य स्रोतों की अपेक्षा मुगल काल में इनकी संख्या कम है। मुगल कालीन पुरातात्विक स्रोत में प्रमुख है सिक्के, स्मारक एवं अनेक विशेषताएं। अब देखिए कि जैसे हम लोग अभी तुरंत इसके बारे में बताए हैं कि इस समय जो खोज हुआ था, ये लोग जाकर के सिक्का ढलवाया था।
सिक्का से भी जो उस समय कलाकृतियां बनती थी उससे भी हमें उसके इतिहास के बारे में पता चल जाता है। उस समय जिस मूर्ति का या जिसका उस पर जो है ये क्या कहते हैं मुहर लगवाता था उससे पता चलता है। दूसरा जो हमें प्राप्त होती है वो होता है स्मारक। स्मारक मतलब होता है कि जो वो लोग जाकर के क्या कहते हैं मंदिर या जाकर के वो जो क्या मरता जो है तो वो जो कब्र वगैरह सब बनाता है या जाकर के क्या कहते हैं मकान वगैरह बनाता है, ये सब सब स्मारक के अंतर्गत आता है। तो ये लोग जाकर के ये चीज सब बनवाता था। साथ ही साथ और कुछ अवशेष वगैरह भी मिला है। अवशेष होता है कि जो चीज को मान के चलिए उस समय जो है बहुत सारे मंदिर को काट दिया या वो जो पहले मंदिर था उसको वो तोड़ करके और अपने डिजाइन से बनवाया, तो ये सब मंदिर उस समय जो था तो उसका कुछ अवशेष वगैरह मिलता है। या उस समय के जो लोहा या उस समय का जो तलवार बहुत सारे कुछ जो है उस समय की सिक्का पैसा जो होता है ये सब उस समय की कुछ जाकर के ग्रंथ में हम लोग जाएंगे उसका बुक वगैरह सब, तो ये तो से हमें जो है मुगल कालीन इतिहास की पता चलता है कि वो कैसा था। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब जो है मुगल कालीन इतिहास जो है मोटे तौर पर इनको दो वर्गों में विभाजित करके इनकी जानकारियां जो है प्राप्त की गई है, वो है साहित्यिक एवं पुरातात्विक। जो मुगल कालीन इतिहास है इसको दो स्रोत में मोटा मोटी जो है दो स्रोतों से इसको जो है प्राप्त किया गया है। इसको दो भागों में बांटा है और इस प्रकार से इसे जो है प्राप्त किया है। ये दो भाग है। दो वर्ग जो है एक को हम लोग कहते हैं साहित्यिक, लेखन सामग्री से जितना भी हुआ, और दूसरा जो है पुरातात्विक। एक साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। इस स्रोत से जो है इसके इतिहास को विशेष रूप से जो है पता किया गया है। अब हम लोग साहित्य, क्योंकि ये लोग जाकर के बहुत सारे रचनाएं वगैरह सब इसके दरबार में आप आगे पढ़िएगा तो देखिएगा कि मुगल के जितने भी शासक हुए ये लोग जाकर के बहुत लेखन का जो है शौकीन था। ये लोग अपने दरबार में और बहुत सारे कवियों को रखता था, रचना करवाता था ये अपने तरफ से। तो इस प्रकार से ये बढ़ता जाता है और इसका इतिहास जो है लेखन कला पर ज्यादा जाकर के साहित्यिक कला पर ज्यादा जाकर के डिपेंड है और यहाँ से इसको मिलता है। कुछ पुरातात्विक भी ये लोग जाकर के बहुत सारे, इसमें से आपको एग्जांपल के लिए ताजमहल, मोती महल ये सब जो है देखने को मिल जाएगा। ये सब जो हाईलाइटेड चीज और बहुत सारा कुछ ये लोग बनवाया। तो इस प्रकार से हम लोग जब आगे बढ़ते हैं साहित्यिक स्रोत के आधार पर जब आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है देसी साहित्य, देसी साहित्य अथवा फारसी साहित्य।
साहित्यिक के आधार पर जब हम लोग जाते हैं तो एक होता है देसी साहित्य और अथवा फारसी साहित्य, इसकी जीवन चरित्र है और इसी पर हम लोग जाकर के अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम लोग पुरातात्विक साहित्य पर जाएंगे और पुरातात्विक साहित्य पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग क्यों ना जो है जो ये क्या कहते हैं साहित्य स्रोत है, इस पर हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो जैसे है मुगल कालीन साहित्य स्रोत के मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है, भारतीय, फारसी एवं यूरोपीय साहित्य। जो मुगल कालीन साहित्य है इसे दो भागों में बांटा गया, जिसमें से एक था भारतीय साहित्य एवं दूसरा था यूरोपीय साहित्य। तो इसको हम लोग ऐसे लिखें तो एक को कहेंगे हम लोग भारतीय फारसी और दूसरा जो होगा वो होगा यूरोपीय साहित्य। यूरोपीय साहित्य। तो इस प्रकार से साहित्य का जो है आगे चल करके और जाकर के इसका क्या होता है विखंडन होता है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और हम लोग इस पर अध्ययन करते हैं। अब जो ये साहित्यिक स्रोत है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। जो पहला है हम लोग जो इसके स्रोत पढ़े हैं फारसी साहित्य, इसके अंतर्गत फारसी साहित्य के जो अंतर्गत सामान्य इतिहास से संबंधित रचनाएं, जीवन वृत्तांत, सरकारी और गैर सरकारी ऐतिहासिक रचनाओं, आत्मकथा तथा प्रशासनिक दस्तावेज, ये सब जाकर के रखा गया है। तो हम लोग क्यों नहीं कि इसको लिख लें। फारसी साहित्य के अंतर्गत जो रखा गया है सामान्य इतिहास से संबंधित रचनाएं, जैसे जीवन वृत्तांत, जीवन वृत्तांत, जितने भी शासक मुगल का हुआ सब अपनी जीवनी जो है लिखा है। ठीक है, तो इसके इसीलिए इसके जीवनी को जिसे हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, तो ये लिखवाया और जो मूर्ख था वो लिखवाया, जो पढ़ा था वो खुद ही लिखा। तो इसे हम लोग कहते हैं जीवनी वृत्तांत कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अब दूसरा जो होता है सरकारी और गैर सरकारी ऐतिहासिक रचना। सरकारी और गैर सरकारी
ऐतिहासिक। रचना। उसके बाद जो है आत्मकथाओं। आत्मकथा, प्रशासकीय दस्तावेज, प्रशासकीय दस्तावेज, सरकारी पत्र, सरकारी पत्र इत्यादि को रखा जाता है इस फारसी साहित्य वर्ग में, जिससे जो है ये मुगल काल के मुगलकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब अगला जो होता है अब जो है इसमें कहा जाता है कि कुछ मुगल सम्राट ने अपनी जीवनी जो है अपनी जीवनियां एवं स्मरण भी लिखे हैं, जिसमें से तत्कालीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। इस इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण जो था वो बाबर की आत्मकथा थी। यहां अभी तुरंत हम मिटाते हैं। कुछ जो मुगल सम्राट थे इनके आत्मकथा जो है ये निम्न है, जिसमें से प्रसिद्ध है बाबर की आत्मकथा, जिसमें से प्रसिद्ध है बाबर। बाबर की आत्मकथा जो है प्रसिद्ध है। अब हम लोग बाबर की आत्मकथा के बारे में अगर जाने तो बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। इसे बकियत ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। वाकियत ए बाबरी, इसके नाम से यह जाना जाता है और इसी को बाबरनामा भी कहते हैं।
इसी को बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। ये जो आत्मकथा है ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। ये तुर्की भाषा में लिखा गया था, जो बाद में इसको फारसी में अनुवाद किया जाता है। बाद में फारसी में इसे फारसी में अनुवाद करवाया जाता है। पहले जो ये बाबर लिखता है ये तुर्की भाषा में लिखता है, लेकिन बाद में इसे जो है फारसी में अनुवाद करवा दिया जाता है। अब इसमें बाबर ने जो लिखा है भारत के इतिहास के बारे में उन्होंने इस पर वर्णन किया है। हम लोग यहां आएंगे। इसमें बाबर ने भारत के राजनीतिक भारत के राजनीतिक तथा प्राकृतिक स्थिति प्राकृतिक स्थिति एवं सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर अपने विचार लिखे हैं। सांस्कृतिक जीवन पर अपने विचार को लिखे हैं। तो इस प्रकार से ये बाबर की जो कहानियां हैं हम लोग धीरे धीरे इसी प्रकार से बढ़ते हुए चलते हैं। अब आगे जब हम लोग बढ़ते हैं कह रहा है कि आरंभिक मुगलकालीन इतिहास पर इससे पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। जो आरंभिक शुरुआती जो मुगलकालीन इतिहास है, जो अभी हम यहाँ मुगल सम्राट की आत्मकथा वगैरह जो बताए हैं, इससे जो है बहुत सारा जाकर के निचोड़ निकल जाता है। बाबर की बेटी जो है वो एक आत्मकथा लिखती है। अब हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं। इसका तो पुत्र को आप लोग को पता हो गया। अब इसकी एक पुत्रियां थी। बाबर की बेटी और हुमायूं की एक बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। बाबर की बेटी हुमायूं
कमरान अस्करी, इन लोग का जो है बहन, और इसका नाम क्या था? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम नाम रहता है। ये हुमायूं के जीवनी पर एक जाकर के कथा लिखती है। ये हुमायूं के जीवनी पर एक कथा लिखती है जिसका नाम होता है हुमायूं नामा। हुमायूं हुमायूं सॉरी हुमायूं 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 नामा। गुलबदन बेगम ये अपने भाई के नाम पर एक जाकर के उनका जीवनी लिखता है जिसका नाम होता है हुमायूं नामा। ये हुमायूं के जीवनी लिखता है ये। इससे हुमायूं के कार्यकलापों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। ये जो हुमायूं नामा है इससे क्या होता है कि इसके जीवनी का हुमायूं की जीवनी हुमायूं के जीवनी का पूरे जो है इतिहास की पता यहां से चल जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि अब जहांगीर को जब इसकी बहन जो है इसके हुमायूं के बारे में लिख देता है तो इसका जो एक बेटा होता है बाबर का, और ये जो जहांगीर इसको रहा नहीं जाता है। ये क्या करता है, ये भी एक जाकर के अपने अब हमको कोई नहीं लिखेगा तो हम खुद जो है अपने से लिख लेते हैं। तो इसने क्या किया कि खुद ही लिख लिया और उसका नाम जो हुआ तुजुक ए जहांगीरी। यह अपना आत्मकथा जो है यहां नहीं लिखेंगे, यहां एक जाकर के वो लिखता है तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी, ये जहांगीर लिखता है। सबका अपना अपना कोई ना कोई लिखता है। ये जो है गुस्सा जाता है और ये कहता है कि अब खुद ही हम अपना जीवनी लिखेंगे, और ये जो है एक अपना जीवनी लिख लेता है जिसका नाम होता है तुजुक ए जहांगीरी, जिससे इसके जीवन की जो घटनाएं होती है इसमें लिखा होता है। लेकिन होता क्या है कि ये लिख नहीं पाता है, ये कुछ समय तक लिखता है। इसके बाद जाकर के इसकी जो जीवनी है, इसके जीवनी जो है मोतबिंद खां नाम के एक जाकर के जो दरबारी लेखक होते हैं वो लिखते हैं। इसके जीवनी को ये पूरा नहीं कर पाता है, तो इसके जीवनी को जो पूर्ण करने वाला होता है उसका नाम होता है मोतबिंद खां। मोतबिंद खां। ये मोतबिंद खां जो है ये तुजुक ए जहांगीरी को पूर्ण कर देता है। पूरा रूप से जहांगीर जो है तुजुक ए जहांगीरी को नहीं लिख पाता है, लेकिन क्या होता है कि बाद में
जो है एक उसी के दरबारी लेखक होता है जिसका नाम होता है मोतबिंद खां, और ये आता है और इसे क्या करता है, पूर्ण कर देता है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब एक होता है तबकात। तबकात मुगलकालीन इतिहास पर तबकात श्रेणी की रचनाओं से महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। इस श्रेणी के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों को जाता रहा। इनमें प्रमुख था तबकात ए अकबरी, जिसका लेखक निजामुद्दीन अहमद होता है। तो पहले हम लोग तबकात के बारे में समझते हैं। तबकात, तबकात तबकात जो होता था उस समय मुगल कालीन इतिहास में, यह जो है उस समय की रचना जो करता था, ठीक है, उस रचना को तबकात कहा जाता था फारसी भाषा में। मुगल कालीन इतिहास पर तबकात श्रेणी की रचनाओं से महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ा। इस श्रेणी के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों को रचना हुआ। इनमें प्रमुख जो है, प्रमुख रचना जो हुआ है इस श्रेणी के अंतर्गत जो रचना हुआ, प्रमुख रचना, प्रमुख रचना जो हुआ, ये रचना है तबकात ए अकबरी। तबकात ए अकबरी, जिसके लेखक जो है निजामुद्दीन अहमद होते हैं। इसके लेखक जो होते हैं निजामुद्दीन। दूसरा जो होता है मुंतखाब उत तवारी। मुंतखाब उल तवारीख। इसके लेखक जो होते हैं बदायूनी, इनके लेखक होते हैं। इनके लेखक बदायूनी होते हैं। अगला जो होता है गुलशन ए इब्राहिम। गुलशन ए इब्राहिम,
इसके लेखक फरिश्ता होते हैं। अगला मुंतउल लुबाब। मुंतक उल लुबाब। मुंतक उल लुबाब होता है जिसके लेखक जो होते हैं खफी खान, इसके लेखक होते हैं। खफी खान इसके लेखक होते हैं। तो ये जो है चार ठो तबकात जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, ये जाकर के इस समय होता है और इसमें जो है सबके लेखक जो है इस प्रकार से दिया हुआ है। जो तबकात ए अकबरी होता है, इससे भारतीय इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। निजामुद्दीन ने अपने ग्रंथ में महत्वपूर्ण अनेक लेखकों को उद्धत किया तथा अपने अनुभव के आधार पर राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख किया। ये जो तबकात अकबरी है, इसमें राजनीतिक मुगल कालीन राजनीतिक घटनाएं जो हुई है, इस पर इसमें विशेष रूप से जो है प्रकाश डाला गया है। इस पे मुगल कालीन राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था जो है इस पर डाला गया है। निजामुद्दीन की रचना अकबर के शासन के महत्वपूर्ण पहलुओं, बैरम खां का पतन, मजहर की घोषणा, ये सब जो है बहुत सारे चीज हुआ है निजामुद्दीन की रचना में। जो ये निजामुद्दीन है, निजामुद्दीन इसकी रचना जो हुई है, यहां हम लिख देते हैं। निजामुद्दीन इसकी रचनाओं में अकबर के राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख हुआ है। इसमें प्रमुख है बैरम खां का पतन, दूसरा मजहर की घोषणा,
तीसरा, अकबर के सैनिक अभियान। अकबर के सैनिक अभियान, ये सब जो है इसकी रचनाएं हैं। अब इस समय जो होता है कि दक्षिण भारतीय अभियान का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। जो दक्षिण भारत में जो शासन वगैरह हुआ था, इसमें दक्षिण भारत की जो भारतीय अभियान था, उसको दक्षिण भारतीय अभियान, इसको उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। इस पर प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया। अब आता है, एक लेखक था बदायूनी, जिसकी रचनाएं जो है हम लोग अगले दिन इस पर चर्चा करेंगे। बदायूनी के बारे में हम लोग अगले दिन बदायूनी, इसके बारे में हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। तो ये आपको हो गया पार्ट 2। इससे पहले आपने पार्ट 1 पढ़ लिए हैं, यहाँ पार्ट 2 आपने देखा, इसके बाद पार्ट 3, पार्ट 4, और इसी प्रकार से धीरे धीरे आप लोग नोट्स को बनाते रहें, जिससे क्या होगा कि जो आपको पढ़ने में सहूलियत होगी। तो चलिए, इसी के साथ आज का क्लास यहीं हम एंड करते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास पार्ट 3 में।